हम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बिलाशर्त फायरिंग की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाक फ़ौज ने, उस पर भी बात करेंगे। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब मोहम्मद नौशाद अली साहब और जनाब जवाद चौधरी साहब। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। जनाब, पहले बात करते हैं, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, हमारे पास 2 बार एक हफ्ते के अंदर आए, यानी पाकिस्तान के दौरे पर आए अब्बास अरागची साहब, और उसके बाद अब वो रशिया गए और वहाँ से जो सदर पुतिन हैं उनका बयान आया कि वो अमन की खातिर सब कुछ करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, अब तक की क्या पेशरफ्त है? देखिए भट्ट साहब, एक तो ठहरा हुआ है कि जो एक टकराव की, तनाव की सूरत हाल थी, जो जंग के हवाले से ख़तरात और ख़दशात थे, उसमें ठहरा हुआ है। और इसमें बुनियादी किरदार जो है पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के इस किरदार की बात आप और मैं नहीं कर रहे, ये आलमी मीडिया भी कर रहा है और आलमी रहनुमा भी कर रहे हैं। और आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े अहम ममालिक ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से ये जो सालसी का अमल था उसकी ना सिर्फ तायीद और हमायत की थी, बल्कि अपनी भरपूर मामनत का यकीन भी दिलाया था। अब देखें, बात यह कि ईरान जिस सूरत हाल से दो चार है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ है। और जिस सूरत हाल पाकिस्तान आज तक ना अमेरिका ने और ना ईरान ने किसी सतह पर भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कोई जानिबदाराना कोई बात की है। पाकिस्तान ने अपनी गैर जानिबदारियत कायम रखी है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, दौरा अमान और मास्को में उनको हफाजती एक हसार ज़रूर दिया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने गारंटी हासिल की थी अमेरिका से कि इनको टारगेट नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक रास्ता बनता नज़र आ रहा है कि मामलात के आगे की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और जो चाइना, देखें, असल जो इशू है आबनाए हुर्मुज़ का इशू है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त तक जब आप और मैं प्रोग्राम में बैठे हैं, कंट्रोल ईरान का है, लेकिन ईरान की नाकाबंदी का अमल जारी है, जिसका बड़ा ज़्यादा उनको माशी नुकसान हो रहा है। और अब उन्होंने ख़ुद इस हवाले से अपने दोस्त ममालिक को एतमाद में लिया है। दूसरी दफ़ा इनका जो इस्लामाबाद आना था वो कुछ मुतालबा थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान के विज़िट में गए थे और उन्होंने वो जो मुतालबात थे वो ईरानी लीडरशिप के सामने रखे थे। अब ईरानी लीडरशिप ने अपने मुतालबात वाया पाकिस्तान के अमेरिका के सामने रखे हैं। कि जब मैं ठहराव की बात कर रहा हूँ ना, तो आप देखें कि इस सारी सूरत हाल में दोनों तरफ दबाव मौजूद है। दबाव किसका है कि एक तरफ पासदाराने इनकलाब का दबाव है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब भी एक अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि वो ट्रंप साहब जो वहाँ पर पॉपुलर थे, उनकी 52% से 28% पे आ गई उनकी पॉपुलरिटी। और सबसे अहम बात है, देखें, हम जब अमेरिका को एक ज़माने में टारगेट करते थे, अब आगे पता चला है कि गज़ा की सूरत हाल हो या ईरान पर जारियत का अमल हो, अमेरिका के लोग जो हैं या अमेरिका के अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो इंसानियत का मुजाहरा करते नज़र आते हैं। कि वहाँ पर भी ट्रंप साहब पर प्रेशर आया बहुत ज़्यादा कि जी ये अमल अमेरिका को नहीं करना चाहिए था और बातचीत जो है वो एक फ़ाहम तफ़हीम के साथ या टेबल पे बैठ के की जा सकती है। बट साहब, पिछले 1-2 साल से आप देखें कि यही काम इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया था। जारियत का अमल वो तो ये सोच के कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, सबक उसने सीख लिया है। और इस वक्त भी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ना, कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है एक सुपर पावर है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ी अक्सरियत से वहाँ से जीत के आए थे, लेकिन अमेरिका भी एम्बेरसमेंट से दो चार है और ईरान ने भी अपनी सर्वाइवल की जंग जीती है। और बात है कि दरमियानी रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे चीन, रूस, अमान, सऊदी अरब ये ममालिक मौजूद हैं। और अगर ये एक लाइन ड्रा हो जाती है कि इस तरह के मामलात का हल जो है जंगो जदल की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए निकलेगा, तो मैं समझता हूँ कि आलमी अमन की गारंटी दी जा सके। अच्छा नौशाद साहब, ये दरमियानी रास्ते की बात की गई, जब अब्बास अरागची साहब दोबारा पाकिस्तान आए तो उसके बाद ये खबरें आई थी कि उन्होंने जो फार्मूला इस बार दिया
है वो ये दिया है कि आपने हरमस को आप फौरी तौर पे खोल दें, और जो दीगर मामलात हैं जंगबंदी से रिलेटेड और हमारे पर जो पाबंदियाँ उससे रिलेटेड, उसको आप अभी इनिशिएट करें। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जो यूरेनियम है उसकी हवालगी का या उसकी इनरिचमेंट का, वो मामला जो है उस पर लंबी बातचीत हो सकती है और वो इतनी 1-2 रोज़ में मामला तय नहीं हो सकता। आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी, और उस हवाले से जो अभी CNN रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो ईरान की नई तजावीज़ हैं उस पर कोई प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कोई शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया जिसकी ईरान तवक्का कर रहा था। वो ये कह रहे हैं कि खुश नजर नहीं आ रहे, हाँ, खुश दिखाई नहीं दे रहे, इस तरह की बात हो रही है। खुशी के लिए तो पहले वाली तलखी नहीं है ट्रंप साहब के लिए। ये बड़ी अहम बात है कि देखिए खुशी के लिए तो कोई किसी के लिए वो काम नहीं करेगा ना कि खुश हो जाएं। अब ट्रंप साहब को खुश करना ईरान के बस की बात भी नहीं है। अगर गौर साहब आप देखें कि पाकिस्तान ने जो पहली बार जब ये बात हुई थी तो पाकिस्तान ने पहले भी यही बात कही थी कि आप जो बहुत कंट्रोवर्शियल एरियाज़ हैं उसमें CBMs करें और पहले उन मामलात को तय कर लें जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हैं, फिर आप उन मामलात की तरफ जाएं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो पैटर्न आज भी ये जो फ्रेमवर्क दिया गया इसका पैटर्न तकरीबन वही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो एक तब्दीली आ गई थी वो अपनाए हुर्मस की थी, यानी ओमान वाले जो हुए थे डायलॉग उसके बाद और आज के जो डायलॉग हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो अपनाए हुर्मस का है। अपनाए हुर्मस से यूरोप और खलीजी रियासतें बुरे तरीके से मुतासर हैं। अमेरिका को कोई किसी किस्म की उससे परेशानी नहीं है। ईरान अब परेशान है अमेरिकी नाकाबंदी से। सो इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के अमेरिका को तो बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, वो तो अपना तेल बेच रहा है। हाँ, वो ये एक डर बिलवास्ता सा मामला है ना कि ये करके, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होता इसकी। लेकिन वहां पर महंगाई तो हुई है सर। महंगाई तो होगी ना सर। ओवरऑल प्राइस देखें ना, एक जगह पे आपका ऑयल की प्राइस जब बढ़ रही है, एक बड़ी क्वांटिटी जो है आपने तरसील की वो रोक दी है, तो फिर प्राइसेस जब आप जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्राइसेस पे आएगा ना। अब असल मसला ये है, देखिए खुश करना अमेरिकी सदर को सारी ख्वाहिशात तो नहीं मानी जा सकती ना, तो खुश तो वो नहीं होंगे। इशू ये है कि क्या ये काबिल अमल है नहीं है, क्या इनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो चीज़ फ्रेमवर्क भेजा गया था उस पर मीटिंग हुई और वो उस पर गौर किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो भी सलमान साहब ने बात की थी ना कि वो तलखी नहीं है, तो अगर वो तलखी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये प्रिवेल करेगा। अगर ये प्रिवेल करता है, कुछ वो कहते हैं प्लस माइनस के साथ चीज़ आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि अब चूंकि थोड़ा ईरान ने जंबल अप कर लिए हैं अपने मुतालबात को, यानी उनको जंबल अप करके पहले उन्होंने कहा कि आप नया और वाली बात करें, न्यूक्लियर मामलात को आप ज़रा थोड़ा सा आगे ले जाएं ताकि ये जो दुनिया जिस चीज़ से तंग है, क्योंकि ईरान की अपनी प्रॉब्लम भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ईरान का भी जो है ना एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन वाला मामला है इस नाकाबंदी से। तो आपने ईरान की दौड़ें भी लगते देखिए, आपने 2-3 दिन के अरसे के अंदर इराक़ी साहब 3 ममालिक का दौरा कर गए, पाकिस्तान का 24 घंटे में 2 बार दौरा करके गए, मुलाकात करके गए, बात करके गए। तो अल्टीमेटली उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि आप इन मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखें जंग दोबारा होनी है कि नहीं होनी, उस पर ट्रंप साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, अगरचे कि उसकी बात के ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जंग नहीं हो रही। अच्छा, एक बात ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा, ट्रंप साहब जो हैं या अमेरिका जो है उनका डे फर्स्ट से ये मुतालबा है, और ये सिर्फ इस इंतज़ामिया का नहीं है, अमेरिका की मौजूदा गवर्नमेंट का नहीं है, शुरू से ये मुतालबा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। अब ईरान जो तजावीज़ दे रहा है वो कह रहा है ये बात बाद में कर लेंगे, पहले आप आपने हरमस भी खोलें और हमारे जो एसेट्स आपने फ्रीज किए हैं वो भी बहाल करें और जो पाबंदियां वो भी ख़त्म करें। अब जो ट्रंप साहब का या अमेरिका का बुनियादी एक उनसे मुतालबा है वो अभी तक उसको वो कह रहे हैं इसको बाद में कर लेंगे बात। तो ये इसके ऊपर ट्रंप साहब का रद्देअमल कैसे हो सकता है? इसमें एक थोड़ा सा जो समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि ओमान के जो मुज़ाकरात थे, ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा था कि ईरान वो जो न्यूक्लियर के मामलात है वहाँ पर वो मान चुका है, यानी वो तकरीबन तय हो चुके थे। जब आयतुल्लाह खामनाई पे हमला हुआ और ये सारा मामला बिगड़ गया, उससे पहले तक तो ये हो गया था, बीच में इसराइल कूदा, इसराइल के कहने पे किया जो भी किया, अब जो हुआ वो एक अलग डिबेट है। इशू क्या है? इशू ये है कि ईरान की तो अल्टीमेटली ये कोशिश रहेगी, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा ना, वो अपनी तजावीज़ को सामने रखे। हो सकता है यूएस कहे कि नहीं पहले हम न्यूक्लियर के मामला तय करेंगे। न्यूक्लियर के मामला के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है सर वो बहुत क्लियर है। देखिए वहां फतवा मौजूद है, उस फतवे की तब्दीली की कोई बात आज तक हमने नहीं सुनी। वहां ये नहीं हो सकता कि एक फतवा मौजूद हो, आयतुल्लाह का फतवा मौजूद हो और उसको बगैर सोचे समझे निगेट कर दिया जाए, या कोई नीचे वाला ये समझे कि वो उसको निगेट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उसके
अगेंस्ट फतवा नहीं आएगा, वो फतवा अपनी जगह पे कायम रहेगा। तो जब वो कायम है तो ये तो मामला ही नहीं है न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला, इसको तो आप साइड पर रख दिए। हाँ, यूरेनियम अफजूदगी जो है वो एक ख़ास लिमिट से आगे क्यों बढ़ी, उसमें ईरान की क्या दिलचस्पी थी, वो क्या करना चाहता था, इनके ऊपर डिबेट होनी है। और असल जो मामला अब जो जो जैसे कहते हैं ना कि बॉटल नेक बन गया, वो है जो इनरिच्ड यूरेनियम वहाँ मौजूद है और 440 किलोग्राम है, वो ईरान किसी सूरत में यूएस के हाथ तो देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो एक बिल्कुल उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है। अब मामला ये है कि रूस, जब वो इराक़ची साहब रूस जाते हैं और वहाँ से जो जिस किस्म की बात सामने आई है कि जी हम जो कर सकते हैं, जो हमारे लिए मुमकिन है वो हम करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से ये रशिया बीच में एंटर होता है और वो कहता है कि जी यूरेनियम जो अफजूदा यूरेनियम है उसको अगर रूस पहुँचा दिया जाए या डिग्रेड करने की जो एक तजवीज़ है कि उसको डिग्रेड कर लिया जाए, कि वो डिग्रेड हो सकता है, वो डिग्रेड करके वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ये जो ऑप्शंस हैं ये अगर बाद में भी डिस्कस कर ली जाए तो वो है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो अब सबसे बड़ा दुनिया का मसला है, जो प्रेशर है, जो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, वो सारी आबनाए हुर्मस के गिर्द घूम रही हैं। और ईरान भी इसको किस लिए इस्तेमाल करेगा कि ईरान ने भी इसको लीवरेज के लिए इस्तेमाल करना, कि उसकी भी नाकाबंदी हुई है। सो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले जो आप ये जो हमारा इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल तरीन मामला बन गया है, जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, इसको सॉल्व करें, फिर टेबल पे बैठ जाएं, फिर मामलात को बाकी को तय करें। ये सैंक्शन वाली बात है, ये भी अगर फर्ज करें अमरीकी ये ऑप्शन देते हैं कि इसको आप सेकंड फेज में ले जाएं तो कोई बात नहीं। ये डिपेंड करता है कि हर बंदा अपनी अपनी ऑप्शन सामने रखेगा। ये जवाब चौधरी साहब को मैं जरा शामिल कर लूँ इस बहस के अंदर। चौधरी साहब, मामला कुछ यूँ है कि ऐसा महसूस होता है, यानी ट्रंप साहब के बयानात को देखें, अभी ये बात अराक्ची साहब का बयान आया कि जो ट्रंप साहब की या अमेरिका की जो तजवीज़ है हम उन पर गौर कर रहे हैं, और इस तरह की उन्होंने एक बयान दिया। लग ये रहा है कि दोनों जो इस वक्त ममालिक की लीडरशिप है वो ना सिर्फ ये कि अपने अपने मुल्क का मुफाद भी चाह रही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने अपने अवाम के जज्बात को भी सामने रखकर फैसले कर रही है, फेस सेविंग भी चाह रही है। बट साहब देखें, फेस सेविंग तो ज़रा दोनों मुल्कों को चाहिए, लेकिन ये अब समझे इस बात को कि ये जंग जो है ये न्यूक्लियर के इशू के ऊपर शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने हुर्मुज़ जो है वो न्यूक्लियर से भी बड़ा इशू बन चुका है। आपको पता है अमेरिका के ऊपर गो के आपने भी जिक्र किया था कि उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है कि आपकी वजह से ये है सब लोग जो है पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो रही है। तो वो जो प्रेशर है वो बहरहाल अमेरिका के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर अब ईरान ने जो नई तजावीज़ दी हैं उसका भी मकसद यही है कि कम से कम जो है थोड़ा सा दुनिया को एनर्जी के हवाले से थोड़ा सा ईज हो जाए, ताकि एक मामला आगे बढ़े। न्यूक्लियर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है, जैसे निशात साहब ने भी कहा बहुत सारे मामला हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है न्यूक्लियर से बड़ा इशू अपने हुर्मुज़ है, और उसके साथ उसमें अब उसमें सिर्फ जो है वो ईरान के अकेला फरीक नहीं है, उसमें ज़ाहिर है दूसरी तरफ ओमान भी है, इसी वजह से ओमान भी वो गए। अब रशिया को आपने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से तो पूरी दुनिया फ्रीक बनी हुई, पूरी दुनिया फ्रीक बनी बिल्कुल। लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो अब ईरान की मर्जी के बगैर अब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको ओनरशिप का मामला होना है, इसके अगर अब टैक्स लगना है, टूल लगना है, तो जाहिर है पहले अगर ईरान जो है वो उसके ऊपर लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका की मर्जी के बगैर भी तो नहीं हो सकता ना सर। बिल्कुल किसी की मर्जी के, उन सब लोगों को शामिल होना है। कल जो है जो हौसला अफजा बात यह है कि कोई कह लें कि कोई जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कल एनएसए की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उनकी मीटिंग हुई है, बहुत देर तक ये मीटिंग चली है, लेकिन उसमें सिर्फ जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है जराए से वो कहा है कि थोड़ा सा जरा इनकी डिस्प्लेयर उन्होंने शो किया, लेकिन उन्होंने इसको निगेट नहीं किया पूरी तरह। तो वहाँ पर आज भी इसका एक सेशन होगा मीटिंग का, आज भी मीटिंग होगी वहाँ पर अमेरिका में, और इन तजावीज़ के ऊपर जो है ना वो गौर किया जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि जो ईरान की जो फ्रेश तजवीज़ है इसके ऊपर अमल कर लिया जाए कि पहले अपने हुर्मुज़ वाले मामले को ब्लॉकेट ख़त्म कर दे अमेरिका, वो उधर से वो खोल दे, दुनिया के लिए तेल की जो है ना वो सप्लाई शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो पहले वाले इशू के मामले ऊपर जो उनका जो कह लें कि जो नुकसानात हुए हैं उसके अजाले की बात हो जाए, पाबंदियों वाले इशू पे बात हो जाए। तो ये वाली चीज़ें अगर हो जाएंगी तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो न्यूक्लियर वाला इशू है उसको टैकल करना, जो उसके ऊपर मुज़ाकरात हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। पहले भी बहुत साल तक जो है वो अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, ओबामा के दौर में आपको पता है कि वो पूरा एक मुआहदा हुआ था। तो उस तर्ज का जो उससे भी ज़्यादा यानी बेहतर जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं मुआहदा चाहता हूँ, तो वो भी हो सकता है। ईरान उसके लिए तैयार है। अब इशू जो है मेरा ख्याल है दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो एटमी इशू बना हुआ है वो अपने हुर्मुज़ को खोलना है। बहुत से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, तो प्रायोरिटी ईरान ने बिल्कुल ठीक सेट की है और पाकिस्तान ने उसकी तजावीज़ को जो है वो आगे पहुँचाया है। प्रायोरिटी फ्रेमवर्क जो है वो बिल्कुल इन प्लेस है, ठीक है, और मामला आगे बढ़ेगा। आज का दिन बहुत अहम है, मुमकिन है अमेरिका की तरफ से इस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। अच्छा सलमान गनी साहब, ईरान डिस्कस हो रहा है, अमेरिका डिस्कस हो रहा है, लेकिन एक फ्रीक ऐसा है
जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बोन ऑफ कंटेंशन है, बिल्कुल ठीक। वो इसराइल है। जब तक वो फ़लस्तीन और गजा के ऊपर अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करता, तब तक आपके ख्याल में मशरिक़ वस्ता में अमन आ सकता है? बात यह कि उसकी असल ताकत क्या है, इसराइल की असल ताकत क्या है? उसकी असल ताकत है अमेरिका। आपको याद है कि गज़ा की सूरत हाल में बाइडन साहब जब वहाँ गए थे, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी तमाम ताकतें इसराइल के लिए हैं और ईरान उन्हें क्यों खटकता है। पहले तो एक बात, चूँकि चौधरी साहब ने जो बात की और भी यहाँ जो बात हो रही है ना, कि दो इशू हैं, न्यूक्लियर और आबनाए हुर्मस। असल इशू और है। असल इशू ये है कि अमेरिका ये चाहता था, और अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो चाहता था वहाँ पर रजीम चेंज। आपको अगर सारे बयानात उठा के देख लें, वो तो जब उन्होंने जारियत की, उनका ख्याल था 2-4 दिन के अंदर। इससे पहले आपको याद है ना कि वहाँ पर जो मुजाहरे करवाए गए, इसराइल ने वर्गलाया, जी वर्गलाया। वो क्यों ये था? असल में इसराइल ने वर्गलाया। इनका ये ख्याल था कि वहाँ पर हम रजीम चेंज करके ये मसले तो हम खुद हल करेंगे। और पाकिस्तान का इशू क्या था? देखें, एक असूल दुनिया के सामने आया है कि हम जो समझते थे कि जी ताकत और कुव्वत के इस्तेमाल से जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया है। जी जी। और ये बुनियादी हमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के इस क्रेडिट को दुनिया भी सराहती नज़र आ रही है। ये है कि जी पाकिस्तान ने 1 साल से पहले जंगबंदी करवाई, उसके बाद उनको मुज़ाकरात पे लाया, लाकर बिठाया, और दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई है। एक चीज़ तो तय हो गई कि जंगें मसाइल का हल नहीं है, और अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर था, देखिए परसेप्शन ये है कि अमेरिका फंसा हुआ नज़र आया है, लेकिन ईरानी कौम बनी है। और जब आप कौमों को उनके अंजाम पे नहीं पहुंचा सकते, उनकी तो एक सैकड़ों साल तारीख है। हज़ारों और साल पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान ने उसका केस इस तरह लड़ा कि जब जारियत हुई, सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान था जिसने उस वाक़े की मजम्मत की, अमेरिका की और इसराइल की जारियत की मजम्मत की। और ईरान से हमारे कोई तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, चूँकि मैं अगर पिछले साल का हवाला दूँ कि जब हम पर जारियत मुसल्लत की गई थी तो उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया में बैठे थे, अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ बैठे थे। और आज ईरानियों को पता चला कि उनका असल दोस्त कौन है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, पिछले साल के हवाले इसलिए अब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले साल से पहले तक, यानी जब वो गोल्डन मोमेंट नहीं आया था, उससे पहले तक, जब तक यानी नरेंद्र मोदी ने वो बेवकूफ़ी या गलती नहीं की थी, जिसका आप हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं उनका, उस वक्त तक सबका ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान और जो इंडिया है इसके दरमियान तो कोई तकाबल बनता ही नहीं है, तो सारे लोग जो हैं वो ताकतवर के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब वो मोमेंट आया तो फिर दुनिया ने देखा ताकतवर कौन है। मैं इसकी मिसाल इसलिए दूंगा कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 7 अप्रैल, 11 अप्रैल और 17 अप्रैल मेरे पास मोदी साहब के क्लिप पड़े हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। सेम यही बयानात ईरान के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के। आप देखना, रजीम चेंज को कहते थे इशू ही कोई नहीं है, लेकिन तो अब ये रजीम चेंज देखिए नहीं ना, हुआ। अब ये देखिए ना, चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई मैं ना। इसे कह रहा हूँ कि इस वक्त आप अभी चंद हफ्ते पहले की बात है ना, क्या सिनारियो था, दुनिया क्या कह रही थी, और मैं उस वक्त कह रहा था कि अगर ये 2-4 दिन से मामला आगे की तरफ गया, देखें ईरान खड़ा हुआ है, और जो सबसे अहम वाक़या, सेंसिटिव वाक़या जिसने खुद अमरीकी रायमा को हिला दिया है, वो मैनाब स्कूल का वाक़या है, जिसमें इन्होंने बमबारी की, 168 बच्चियों को शहीद किया। भट्ट साहब, वहाँ पर इंसानियत आज भी जिंदा है। गजा के इशू पे भी हमें सामसूगा हुआ था, वहाँ पर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन के परचम लोग लहरा रहे थे। एक बात, हमें कभी सांप नहीं सूखा गजा के इशू के ऊपर या फलस्तीन के इशू पर, हमने हमेशा बड़ा क्लैरिटी के साथ स्टैंड लिया। सर, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। मुझे बताएं, आलम इस्लाम का कौन सा मुल्क खड़ा हुआ? अब वो बाकी की बात तो हम नहीं कर सकते, हम तो अपनी बात करते हैं। अब फिर इंसानियत का दौर आया ना, इस वक्त भी जो सूरत हाल है अमेरिका के अंदर, आप देखें कि ट्रंप साहब के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, किस बुनियाद पे हो रहा है। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो हर जगह पे इंसानी, अभी भी देखिए सलमान खान साहब, अभी भी पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान जो बात कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दुनिया इसलिए स्टांस के साथ खड़ी है क्योंकि हम अमन के लिए आगे बढ़े, हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। 1 मिनट में आप देखें, एक वक्त होता है जब आपका एक जारहाना स्टाइल होता है। मैं आपको हवाला देता हूं कि सबसे अहम बात यूएन के प्लेटफार्म पे नेतन्याहू के सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने की। जी बिल्कुल। उस वक्त इस बात की जरूरत थी, उसने कहा था कि मैं इनका मकरू, शर्मनाक और अफसोसनाक चेहरा दुनिया को दिखा रहा हूँ। दुनिया सामने बैठी थी। और उसके बाद गजा के इशू पे आप देखें कि आलम इस्लाम का पाकिस्तान ने कायदाना रोल अदा किया है। अहम बात और पॉजिटिव बात यह है
कि अब ये नहीं चलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए कि अमेरिका ने सबक सीखा है कि वो ईरान को पे गलबा हासिल नहीं कर सका। और ईरान ने एक चीज़ इतना बड़ा नुकसान करके, देखिए अभी जो निशात साहब हवाला दे रहे थे कि फरवरी के अंदर जब अमान में सारे मामला तो तय हो गए थे। आपके साबका जिन लोगों की आप बड़ी प्रेज करते रहे उनकी तरफ भी आना है, वो भी एक इशू है। तो मुझे इजाज़त दें मैं ज़रा निशात साहब की तरफ चला जाऊँ। निशात साहब, अफगान तालिबान जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर यानी पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर आज उन्होंने हमला करने की बुज़दिलाना कोशिश की और उसका जवाब दिया गया बाकायदा, और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब ये अफ़गान तालिबान जो हैं, ये जब इनको ये इस तरह की शरारतें करते हैं, फिर पाक फौज जा रहा है हमने अपनी मादरे वतन का दिफा करना है, तो वो जब जवाब दिया जाता है तो उसके बाद ये रोते बिलखते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, और फिर कहते हैं मुज़ाकरत कर लें। जब मुज़ाकरत किए जाते हैं तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं, कुछ दिन बाद दोबारा ही शुरू होते हैं। अब ये क्या इनको हुआ अचानक से? देखिए असल में ना, जब आपने पैसे पकड़े होते हैं ना, तो आपकी मजबूरी है। आपने देखा ना, जिसने पैसे दिए हैं उसने काम लेना है, आपने वहाँ कुछ तो दिखाना है। तो वो दिखाने के लिए ये मजबूरी है कि ये जो थोड़ा मोटा मामला है ये करके दिखाएंगे तो कुछ डॉलर्स आएंगे ना। आपको याद है जब पहले भी मामला हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि जी ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ दहशतगर्दी, यहाँ पे हम हज़ारों जानें कुर्बान कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा था, भारत के अंदर जो अफगानी जो वज़ीर ख़ारजा साहब बैठकर क्या बात कर रहे थे कि जी इतने अरब डॉलर दे दें, इतने अरब दे दें, हमें इतने पैसे मिल जाएं। हमसे जब बात करने की बात की गई तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब का बयान याद होगा कि हमसे पैसे मांगे गए थे कि जी आप ये पैसे दे दें तो फिर हम। बात ये है, समझने की ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है। अब जो किराए का कातिल होता है या जो पैसे लेके काम कर रहा होता है उसने जवाब देना होता है। अब चाहे वो दिल से करे ना करे, वो चाहे ना चाहे, उसने जो पैसा पकड़ा है उस हिसाब से उसने काम करना है। अब ये जो लगा रहता है मामला, ये इसीलिए लगा रहता है। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की और उसके बाद चंद दिन तक बीबे रहने की, असल में मुज़ाकरात होने से पहले थोड़ी सी आप समझते हैं कि उनकी ट्यूनिंग होती है या उनको जवाब दिया जाता है, एक दफ़ा तसल्ली की जाती है, तसल्ली के बाद वो फिर मुज़ाकरात पे आते हैं। तो वो जो तसल्ली की होती है उसका कुछ वक्त गुजरता है, लेकिन फिर जब जिसने पैसे दिए हैं वो साईं फिर जवाब मांगता है तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि उन्होंने कुछ करके दिखाना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, असल में ये प्रॉब्लम ही यही है। जिस तरह ये जो कहते हैं कि जब इसराइल बना था तो ये कहा गया था कि ये एक्चुअली मशरिक़ वुस्ता के दिल में एक खूंटा ठोक दिया गया, बिल्कुल उसी तरह इस रीजन के अंदर भी भारत एक वो खूंटा है जिसने जो है ना मुसीबत डाले रखनी है। क्यों? इसलिए कि वो जो उसका अपना एक चौधराहट का ख्वाब था, अभी तो वो चकनाचूर हुआ है। ये मैं आपको गौर साहब यकीन करेंगे, बिल्कुल सिंसियरली मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया की तरफ से हम पे जो है ना मसाइल पैदा होंगे, लेकिन ये हमारी फोर्सेस हैं या हमारी इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, चूँकि उसको पता था और हमारे पास माजी के हमने लर्न किया हुआ है उन चीज़ों से जो हमारे साथ करते आए, ये जिस तरह के उन्होंने फॉल्स फ्लैग किए और जिस तरह से हम पर वो प्रॉक्सी वॉर हम पे मुसल्लत की हुई थी, क्योंकि हमें पता था। आपने देखा कि ये जो कुछ हुआ था, आप अगर कभी गौर करें तो मई के बाद हम चूंकि अलर्ट भी थे और हमें पता भी था, और जो रीजन की सिचुएशन हमारे सामने आ रही थी, हमने जब ये सफाई की और ये सारा कुछ ठीक किया तो उसकी वजह से आप बचे। अगर हमने वो सारी सफाई ना की होती, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं कि वो सफाई ना की होती, तो हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करता था। बिल्कुल ठीक बात। सो हमने जो इस वक्त मैनेज किया है वो मुश्किल से मैनेज किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप हुकूमत का रोल नहीं समझेंगे कि आप अफगानिस्तान के अंदर जब तक कोई हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत नहीं है सर, अफगान तालिबान के पास कब्जा है कुछ इलाके का, बाकी तो उनको पता ही नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो बननी थी ना, जो वायदा जब था तक हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत बननी थी, उस तरह तो गई नहीं। जनाब शेख साहब ये फरमाइएगा कि कुन्नड़ यूनिवर्सिटी के हवाले से एक इंतहाई झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। अफगान तालिबान उनका जो मीडिया है वो भारत के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। ये आखिर क्या चाहते हैं, क्या ये किधर लेके जा रहे हैं बात? नक्शे कदम नहीं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, वो जो टेक्नोलॉजी है ना, झूठ की, फेक न्यूज की, मीडिया वॉर की, जो गोदी मीडिया बोलता था, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है अफगानिस्तान को। और ये भी याद रखने की बात है कि अफगानिस्तान का जितना मीडिया है, सारी हैंडलिंग जो है उधर से ही हो रही है जहां से उनकी हो रही है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी है, वो हिंदुस्तान बड़ा माहिर है इसमें, बड़ी उसने इसमें नाम बनाया बड़ा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। हर दफा तो एक्सपोज हो जाते हैं सर, एक्सपोज तो फिर आप लोग करते हैं ना, हम लोग यहाँ बैठ के करते हैं ना, को हमारी हमारी फोर्सेस करती है, DGISPR साहब करते हैं। हालत उनकी ये है कि वो कहते हैं लाहौर की बंदरगाह पर हमारा पता नहीं जहाज पहुंच गया। मैं हैरान हूं, तो लाहौर में कौन सी बंदरगाह, हमारे तो यहाँ पे रावी था वो भी सूख गया तकरीबन। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, हमने तो उनका छेड़ बना दी हुई ना, तब वही
टेक्नोलॉजी जो है वो अफगानिस्तान को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी कुनर यूनिवर्सिटी वाला वाक़या, वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि भट्ट साहब आपको पता है कि पाकिस्तान ने जितना भी ऑपरेशन किया है बिल्कुल एन टारगेटेड ऑपरेशन हुए, बिल्कुल एन इंफॉर्मेशन के, जहां जहां टारगेट किया गया वहां वहां कोई ना कोई फसाद की जड़ आपको नजर आई। वहां पर जो है चाहे वो नर्सरियां मिली दहशतगर्दों की, चाहे आपको ट्रेनिंग कैंप मिले, चाहे कोई ड्रोन बनाने की फैक्ट्री मिली असम्बल करने की, चाहे कोई जो है वो नेटो का छोड़ा हुआ असला मिला, तो हर जगह पे आपने जहां पर भी हमला किया बिल्कुल देखभाल के बहुत एहतियात के साथ बहुत से ऐसे टारगेट जो हैं शायद पाकिस्तान ने अवॉइड भी कर लिए जहां पे खतरा हो कि शायद कोई सिविलियन किसी को नुकसान पहुंच सकता है। हम तो यहां तक मुहतात हैं। ये सिर्फ जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से उनको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, झूठ की, ये सारा उसका शाखसाना है। उनको हिंदुस्तान कहता है जी कि हमने चूंकि पाकिस्तान को बड़े अरसे बड़े साल तक जो है बदनाम किए रखा, दबाए रखा है इस झूठ के नीचे, जब तक पाकिस्तान ने जब एक्सपोज करना शुरू नहीं कर दिया, इसी तरह से इसी पैटर्न के ऊपर जो है अफगानिस्तान को लगाया जा रहा है। ये सब कुछ झूठ और फ्रॉड है। पाकिस्तान ने इसकी हमेशा, पाकिस्तान ने जो किया कह के किया, ये बात आप देखें, चाहे वो मार का हैक के दौरान हो, पाकिस्तान ने उस वक्त भी अपने जो नुकसानात से वो वाज़े तौर के ऊपर सबूतों के साथ तस्लीम किए। असल में वो जो जंग है ना, हम दो सतहों के ऊपर गनी साहब जीते हैं। एक तो हम ये जंग जीते कि जनाब हमने मैदान जंग में उनको शिकस्त दी, ठीक है। दूसरी जंग हम जीते वो हम सच की जंग जीते, सच की जंग। हमने मीडिया के ऊपर सबको सच बताया, हमने कोई चीज ना छुपाई न झूठ बोला, और इस बात को उन्होंने भी फिर तस्लीम किया कि ऐसे ही हुआ। दुनिया ने तस्लीम किया। इसमें हमें, जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा था ना कि हलाले पाकिस्तान मोदी साहब को देना चाहिए कि आज पाकिस्तान की जो चढ़ मची हुई है, आलमी पे ज़राई मिल रही है, अगर ये पहलगाम का वाक़या वो पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करते तो ऐसे ना होता। देखिए बात जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, आप ज़रा उनका माइंड सेट देखें। अफगानिस्तान में एक सवाल मेरा ले लें, सवाल मेरा ये है कि हम दुनिया में अमन कायम करने के लिए आज से सरगर्म नहीं है सर। आप जानते हैं 9/11 के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी जो है ना सरजमीन दी और हमने दुनिया में अमन कायम किया। तारीख है पाकिस्तान की, बिल्कुल तारीख है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक मुआहदे के सूरत में कोई एक ग्रुप यहाँ पर काबज हुआ अफगानिस्तान के अवाम के ऊपर, वो अफगानिस्तान के अवाम बड़े मुश्किल में। अब वो अफगानिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए, पाकिस्तान का वो बॉर्डर सुकून मिलना चाहिए, दुनिया को ये रोल अदा नहीं करना चाहिए। आज हमारे रद्द-ए-अमल की बात की है ना, आज दो और खबरें हैं इसके साथ। आज काबुल में भी एक मुजाहरा हुआ है, एक और जगह पर भी अफगान तालिबान के खिलाफ के हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है, वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और जिस मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि बात ये कि पाकिस्तान जो हमला करता है वो तो एक टारगेटेड ऑपरेशन होता है और पाकिस्तान बताता है कि ये हमने किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि उनका इशू क्या है कि वो मज़दूरों के अस्पताल पर हमला जो वो कहते हैं और जो ये कहते हैं कुन्नड़ यूनिवर्सिटी में, ये सेम पहलगाम वाक़े का आज तक उन्होंने तहकीकात नहीं कराई कि अगर भाई ऐसा कोई हुआ है तो आप शवाहद दें। शवाहद तो उनके पास होते नहीं हैं। और बात ये कि वो एक इंसानियत के नाते, जैसे ईरान के अंदर कौम मुतहद हुई मैनाब के वाक़े से, वो असल में वो तजर्बा दोहराना चाहते हैं, वो अब नहीं होगा और तालिबान के कदम वहाँ से उखड़ रहे हैं। बात ये कि वहाँ की नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं, और जिस दोहा मुआहिदा के तहत ये वहाँ पर मुसल्लत किए गए थे उन्होंने तो कोई काम भी पूरा नहीं किया। और असल हवाला ये है कि ये इनिशिएटिव अब चाइना ने लिया था अपने हाथ में, और उमची के मुकाम पर ये 1.5 माह पहले 2 अप्रैल को वहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर पाकिस्तान ने बरमला अपने खदशात का इज़हार किया था, चाइनीज़ वहाँ पर बैठे थे कि ये दोबारा करेंगे। उस पर उन्होंने यकीन दहानी चाइना को करवाई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो बाज आ ही नहीं सकते और लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। और बात है जब से पाकिस्तान ने वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है उस वक़्त से वहाँ से जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं और अभी तक भी वो शरारत करते नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान की फ़ौज ने शुरू किया है, पहले तो अफसोस की बात यह है कि ये मौसन कुश हैं कि पाकिस्तान ने 40 साल तक इनकी मेहमान नवाजी भी की और इसमें कोई शक नहीं कि ये वहाँ पर जो मुसल्लत किए गए थे पाकिस्तान की वजह से थी। और पाकिस्तान ये कहता था, यही ट्रंप साहब थे, आपको शायद याद ना हो, यही ट्रंप साहब थे, पाकिस्तान को टारगेट करते थे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसलिए कि तालिबान को सपोर्ट करता है। 10 मई से पहले की सूरत हाल और 10 मई के बाद की सूरत हाल में आप थोड़ा सा जमीन आसमान का फर्क है। देखें बात यह कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था, आज दुनिया को पता है कि ये नाकाबिले तस्खीर है अस्करी वाले से भी। और चेंज क्या आई है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी
अपने आप को मनवाया है। और ये जो मामला करना चाहते हैं, इनका असल प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते हैं कि अस्करी माज पर भी ये जीत गए, सफारती माज पर भी इनका डंका बज रहा है, और अगर बकौल उनके कि पाकिस्तान माशी वाले से भी खुद इंसारी की मंजिल पर पहुंच गया तो इंडिया इस खत्े में क्या बेचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मुशाह साहब, आपका आखिरी कमेंट फिर। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने जो कुछ अफगानिस्तान में किया उससे पहले पाकिस्तान के क्या हालात थे, जो कुछ हो रहा था, आज के फिगर उठा के दे ले दहशतगर्दी के, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी के। क्यों? अगर वो ऑपरेशन ना किए होते तो आज पाकिस्तान ऑपरेशन क्लीन अप, तो ये तो सिंपल सी बात है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब यही वो सबूत होने की वजह से ये सबूत हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम ये है कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब मुज़ाकरात पर बैठेंगे, जब ये फिगर्स उनके सामने रखेंगे तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो फिर उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करना है। अच्छा, ये जवाब साहब बताइएगा, ये दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? बट साहब देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, इनके मुज़ाकरात करने वाले और हैं और नीचे मुज़ाकरात सबूताज करने वाले और हैं। नीचे जो लड़ने वाले हैं उनकी मैशियत जो है वो वही वार इकानमी है। जो बाहर मुआहदे कर आते हैं, जाके जो बाहर के लोग हैं उन्होंने बाहर की दुनिया देखी हुई, वहाँ पे मुआहदे कर आते हैं, लिख पढ़ आते हैं, लेकिन जब नीचे इनकी, चूंकि वहाँ पे स्टेट का स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। सबसे पहले अफगानिस्तान को जरूरत है कि वहाँ पे स्टेट का स्ट्रक्चर हो, ताकि कम से कम कोई मुआहदे की कोई गारंटी देने वाला तो ना हो। इनके अपने लोग इनकी गारंटी नहीं देते, बाहर दुनिया किसी ने क्या गारंटी देनी है, ये प्रॉब्लम। मसला यह है कि पाकिस्तान दुनिया अमन कायम करने के लिए मुस्तकिल कोशिश कर रहा है और हमें काफ़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला बाकी कामयाबी मिलेंगी और दुनिया में अमन कायम होगा। ये हमारा क्या प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।